नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। और मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। आज हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है द्विगु समास। इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में अव्ययी भाव समास को पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब द्विगु समास के बारे में शुरुआत करते हैं। आइए, इसकी परिभाषा के तौर पर कहा जा रहा है, परिभाषा के तौर पे आपसे कहा जा रहा है कि इसका जो प्रथम पद होगा वो संख्यावाची होगा। द्विगु समास की हम बात कर रहे हैं भाई, हम द्विगु समास के बारे में पढ़ रहे हैं। और द्विगु समास में ये कह रहा है कि जो इसका पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 संख्या होती है वैसा कुछ होगा। जबकि आगे कह रहा है कि जबकि दूसरा पद जो इसका होगा, इसका जो दूसरा पद होगा वो संज्ञा होगा। और जब पहले पद और दूसरे पद को मिला दिया जाएगा तब वो किसी समूह के बारे में बात करेगा, किसी समूह का बोध कराएगा। तो हम क्या कहेंगे कि द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है। जब दोनों पदों को मिला दिया जाता है वो किसी समूह का बोध कराता है। इस प्रकार के समास को हम द्विगु समास कहते हैं। जबकि द्विगु समास का अगर अर्थ पूछे आपसे, द्विगु समास का अगर अर्थ पूछे तो आप कहेंगे 2 गायों का समूह। अब उदाहरण के तौर पे आप इस चीज़ को समझेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे हमने कहा एकांकी, 1 अंक का नाटक, तो मतलब समूह है, उसमें बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं। द्विवेदी, 2 वेदों का ज्ञाता, उसे द्विवेदी कहते हैं। 2 नाली, 2 नाल वाली। त्रिफला, 3 फलों का मिश्रण, मतलब त्रिफला में हरण होता है, आंवला होता है, बहेड़ा, इन तीनों को मिला के हम उसे त्रिफला कहते हैं। त्रिफला अलग से कोई मतलब एक तरीके से फल नहीं है। त्रिफला 3 फलों को मिला के बोला जाता है त्रिफला। समझ रहे हैं आप? तो एक बात क्लियर हो गई है कि द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होगा जबकि दूसरा शब्द संज्ञा होगा। अर्थात संज्ञा की एक तरीके से विशेषता ये बताएगा। अब अगर ऐसी बात है तो हम समझ रहे हैं, जैसे हमें ये पता है ना, कुछ विकारी शब्द होते हैं, कुछ अविकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो जो विशेषण होता है ये 5 प्रकार का होता है, जैसे गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक, व्यक्ति। और इस सर्वनामिक में जो संख्यावाचक विशेषण होता है उससे ही द्विगु समास बनता है। क्योंकि संख्यावाचक है तो हमें ये पता है कि जैसे हमने लिखा कि कोई संज्ञा है, कोई संज्ञा है और उसके पहले हमने कोई विशेषण लिख दिया, कोई हमने विशेषण लिख दिया, तो ये संज्ञा की विशेषता बताएगा। और जो ये विशेषण होगा ये इसमें संख्यावाची होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? जैसे हम अगर आप लिख रहे हैं कि कोई वेद है और इस वेद को जानने वाला जो 2 वेदों के बारे में जानता है तो हम कहेंगे द्विवेद, मतलब 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो द्वि का मतलब 2 हो रहा है, ये इसका मतलब ये हो गया कि 2 क्या है? संख्यावाची है, संख्यावाची है। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब है कि संज्ञा के पहले अगर आ जाए विशेषण और वो विशेषण कैसा हो? संख्यावाची हो। अब यहाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कर दूँ ताकि जो डाउट आपके दिमाग में चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। देखिएगा मैं क्या क्लियर करना चाह रहा था। मैं ये कहने की कोशिश आपसे कर रहा हूँ कि भाई विशेषण में गुणवाचक होगा, परिमाणवाचक होगा, सर्वनामिक होगा या व्यक्तिवाचक होगा, तो वहाँ पे जो समास बनेगा वो कर्मधारय समास बनेगा। तो आपको कर्मधारय तो पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर जहाँ संख्यावाचक विशेषण मिलेगा वहाँ पे द्विगु समास बनेगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो और कहानी क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं आगे कह रहा हूँ कि अगर कोई संख्या 1 है और संख्या 10 तक, मतलब 1 से लेके 10 तक और 10 से भाज्य जितनी भी संख्याएं होंगी उन सब में द्विगु समास होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 से जिसमें भाग चली जाए उन सब में द्विगु समास होगा। अब बात आती है कि सर जी 10 से 20 में भी भाग जाएगा, 10 से 30 में भी जाएगा, 40 में जाएगा, 50 में, 60 में, 70 80 90 100 में भी 10 से भाग जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि कोई भी समास, इसमें साफ साफ वो कह रहा है इसमें से कोई भी समास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनमें सिर्फ एक पद होता है और एक पद में कभी भी कोई समास नहीं हो सकता है। इसमें सिर्फ एक पद होता है,
एक पद के कारण इसमें कोई समास नहीं हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं 20, 30, 40, 50 जो ऐसे संख्या है जिसमें सिर्फ एक ही पद बनते हैं। जैसे एक पद का मतलब आपको समझ, जैसे हमने लिखा 20, अब 20 तो एक ही पद हुआ ना। हमने लिखा 30, एक पद हुआ ना। हमने लिखा 40, तो भाई एक ही पद हुआ। हमने लिखा 60, एक ही पद तो हो रहा है ना। इसका मतलब एक पद है, एक पद में कभी भी समास हो ही नहीं सकता है, समास नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? तो जब एक पद में समास हो ही नहीं सकता है तो 20, 30, 40, 50, 60, 70 इसमें कोई समास होगा नहीं। और 1 से लेकर 10 तक और 10 से विभाज्य जितने होंगे उनमें हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि सर ठीक है ये सब सही है, लेकिन अगर जैसे कुछ लिखा जाता है, जैसे 31 लिखा जाता है, 21 लिखा जाता है, 41 लिखा जाता है, तो हम कह सकते हैं ना एक है, एक में हमने 30 जोड़ दिया तो 31 हो गया, तो यहाँ समास बनेगा बाबू। यहाँ पे एक है, हमने इसमें 20 जोड़ दिया तो 21 हो गया, तो यहाँ पे समास बनेगा बाबू। यहाँ पे 41 है, एक है और 40 है, तब ना 41 बन रहा है, तो यहाँ पे समास बनेगा, यहाँ पे समास बनेगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बस जितना बताएं उतना ध्यान रखिएगा। इनका ये जो डाउट आपके दिमाग में है इसको मैं आगे बताऊंगा, तब आपको थोड़ा और आसानी से क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं? आगे आइए। अब हम जब द्विगु समास की परिभाषा, उसके कॉन्सेप्ट को हम समझ लिए हैं, अब हमें बचता है कि भाई हम जितने ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएँ। जैसे हमने लिखा त्रिनेत्र, यहाँ त्रि है, त्रि का मतलब तीन, नेत्र का मतलब नेत्र, जिसके बाद 3 नेत्र हों, तो कभी कभी इसको हम लोग बहुब्रीहि में रखते हैं, बहुब्रीहि समास में। और ये शब्द यूज़ किया जाता है भगवान शिव के लिए, शंकर भगवान, क्योंकि उनके पास 3 आँख थी, तो त्रिनेत्र उनके लिए भी। लेकिन जब ऑप्शन में ऐसा नहीं आए, देखो एक चीज़ समझना, एक शब्द कई प्रकार का समास हो सकता है, एकदम सही बात है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि एक शब्द, जैसे अब एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अभी अभी हम बात कर रहे थे त्रिनेत्र की, त्रिनेत्र, तो हम त्रिनेत्र हम कहते हैं शंकर भगवान हैं, शिव जी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब त्रिनेत्र के हिसाब से द्विगु भी होगा और उसके हिसाब से बहुब्रीहि भी होगा। तो इसका मतलब त्रिनेत्र में 2 समास हो सकता है। ऐसे बहुत सारे शब्द आप मिलेंगे जहाँ उसमें 2 हो सकते हैं, तो डरना नहीं करे सर 2 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं भाई। लिखा है 2 धारी, तो 2 धार वाली। त्रिवेदी, 3 वेदों का ज्ञाता जो होगा। चतुर्वेदी, 4 वेदों का ज्ञाता। देखो ये सब संख्यावाची शब्द हैं बाबू, 2, 3, 4। तिराहा, 3 संख्यावाची। दोपहर, 2 पहरों का। दोपहर का मतलब ये होता है कि सुबह 6 से लेकर, मतलब ऐसे होता है, मतलब अगर आप पूरे 24 घंटा को बांटेंगे तो 12 घंटे का एक पहर होता है और 12 घंटे एक पहर होता है। मतलब रात 12 बजे से लेकर दिन 12 बजे तक एक पहर होता है और दिन 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक एक पहर होता है। इस तरीके से बटा होता है। तो दोपहर का मतलब दोनों पहरों का मिड वाला एरिया, मतलब मध्य वाला। तो इसमें 2 की बात हुई। सप्त सिंधु, 7 नदियों का समूह। पंजाब, 5 नदियों का क्षेत्र। समझ रहे हैं? तो एक चीज़ आप देख रहे हैं, हर एक शब्द में संख्यावाची शब्द आपको मिल रहा है। जहाँ पर संख्यावाची शब्द आपको मिले आप तुरंत दिमाग लगाएंगे, वहाँ पे द्विगु समास होगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं एक एक एग्जाम्पल को एकदम तरीके से आपको समझा रहा हूँ। जैसे त्रिकोणा, 3 कोनों का समूह। त्रिकोण, 3 कोनों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। चौराहा में आप कहेंगे सर बहुब्रीहि भी हो सकता है। भाई एकदम आप सही हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप देखेंगे उसमें ऑप्शन क्या दे रखा है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसमें ऑप्शन क्या दे रखा है। अगर ऑप्शन उसमें बहुब्रीहि भी है और द्विगु भी है तब आप द्विगु पे जाएंगे, तब बहुब्रीहि मत जाइएगा। लेकिन एग्जामिनर इतना समझदार होता है कि क्वेश्चन बनाते समय इन बातों का ध्यान रखता है। नहीं तो अगर उसने ध्यान नहीं रखा है, ऐसा ही ऊट पटांग काम कर दिया है, तो बस कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके जवाब दो, आयोग गलत हो जाएगा। तो वही बात आ जाएगी ना। पेट वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस समय गांधी जी ने निंगोटा पहना था, तो कि मार किरकिरी तुम्हारी हो जाएगी। कह रहे तुम आयोग में हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, तुम्हें ये नहीं पता क्वेश्चन कैसे बनाना, ये सब बातें आ ही जाएंगी। तो एग्जामिनर इतना समझदार होता है। आगे है चवन्नी, 4 आनों का समूह। अब बात आएंगे 4 आनों। देखो जैसे 1 रुपया होता है ना, 1 रुपया,
तो हम लोग देखते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 100 पैसा होता है, 100 पैसा मिला के 1 रुपया होता है। अब इस 100 को हम 4 भागों में, जो 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा और 25 पैसा, तो इस 25 पैसे को हम लोग आना बोलते थे। 4 आना, 2 आना, ऐसे करके आना बोला जाता था। तो वही उसने लिखा है, चवन्नी का मतलब होता है 4 आनों का समूह, मतलब 4 लोगों को मिला के, समझे। ये सब उस ज़माने की बात है यार, जब ये सब चलता था, अब तो चलता ही नहीं है तो क्या। चौखट, 4 खूंटों का समूह, मतलब चौखट का मतलब जो दरवाज़ा होता है, जब यहाँ एक खूंटा, एक यहाँ, इसको चौखट बोला जाता है। जो घर के दरवाजे होते हैं ना नीचे की तरफ से, चौखट बोला जाता है। चौपाया, 4 पैरों का समूह। चौकोर, 4 कोरों का समूह। अठवारा, 8वें वार को लगने वाला बाजार, मतलब 8वें दिन बाजार लगता है, उसको अठवारा बोलते हैं। आगे कह रहा है कि षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समूह। षडांग, 6 रागों का समूह। षडमूर्ति, 6 मूर्तियों का समूह। षडमुख, 6 मुखों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। समझ रहे हैं, आगे देखेंगे। नवरात्रि, 9 विशेष रात्रियों का समूह। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। 9 रस, 9 रसों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। शताब्दी, 10 वर्षों का समूह। अब एक चीज़ आप हर जगह एक चीज़ नोटिस किए होंगे, सब 10 संख्यावाची, 8 संख्यावाची, 7, 100, 9, 9, 8, 4, 4, 8, 7, 6, 6, मतलब आप जहाँ कहीं पर भी देख रहे होंगे आपको एक चीज़ कॉमन मिल रही है कि हर जगह आपको जो संख्या मिल रही है वो है संख्यावाची शब्द मिल रहा है। संख्यावाची शब्द के बाद आपको कोई न कोई संज्ञा मिल रही है। तो संज्ञा की विशेषता अगर संख्या से बचाते हैं तो वहाँ हमेशा होगा बाबू द्विगु समास। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये तो मैंने एग्जाम्पल इसलिए इतने ज़्यादा करवा दिए कि एग्ज़ाम में एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। आप एग्जाम्पल अगर किए हैं तो फिर वहाँ दिक्कत आनी ही नहीं है। बाकी नोट्स हैं, आप कहेंगे तो भेज दूंगा और नहीं कहेंगे तो फिर आप लिख लीजिएगा, मैंने भाई लिखा है ये सब। अब देखो कुछ पे डाउट है, जैसे मैं आपको बता रहा था कुछ चीज़ों पे डाउट होता है। जैसे सर तिरंगा है 3 रंगों का समूह, तो भाई 3 की बात आई तो हम कह देंगे द्विगु है। लेकिन जब 3 रंगों का समाहार अर्थात बहुब्रीहि हो जाएगा, जब ध्वज की बात करेगा यही तिरंगा, 3 रंग ध्वज में भी होता है, हम तब बहुब्रीहि हो जाएगा। तो ऑप्शन में आप ध्यान रखेंगे द्विगु पूछ रहा है कि बहुब्रीहि पूछ रहा है। जैसे चतुर्भुज है तो 4 भुजाओं का समूह, लेकिन 4 भुजाएं हैं जिसकी अगर इस तरीके से करेंगे अर्थात विष्णु भगवान की बात करेंगे, जैसे हम विष्णु भगवान की बात करेंगे हम कह देंगे वो बहुब्रीहि है। अर्थात चतुर्भुज को हम बहुब्रीहि में भी रख सकते हैं, तिरंगा को हम बहुब्रीहि में रख सकते हैं। अब है पंचवटी, यहाँ 5 वृक्षों का समूह है तब द्विगु में आएगा। लेकिन हम ऐसा कुछ कह दें 5 वट वृक्षों का समूह है जो वो है पंचवटी और ये पड़ता है एमपी में, तो पंचवटी में भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन अब डिपेंड करना है कि वहाँ ऑप्शन किस तरीके से उसने दे रखा है, ऑप्शन के हिसाब से हम वहाँ पे आंसर चूज करेंगे, तब समझदारी बात है। जैसे कह रहा है कि पंचरंगा 5 रंगों का समूह। पंचामृत 5 अमृतों का समूह, और सही बात है 5 अमृत कौन कौन से, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इनको मिला के बनता है पंचामृत। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे 5 की बात कर रहा है तो हम कहेंगे द्विगु समास है। लेकिन अगर हम कह देंगे 5 अमृतों का समूह है जो पंचामृत, तो बात बहुब्रीहि में पहुंच सकती है। कहाँ पे मुन्ना, बहुब्रीहि में पहुंच सकती है। तो ध्यान से रखेंगे कि बहुब्रीहि और द्विगु में समझदारी से आप फैसला लेंगे कि क्या टिक करना है एग्जाम में, नहीं तो भाई मोय मोय होने में एकदम समय नहीं लगेगा। फिर करके आएंगे, अरे हम सही करके आएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में तुम जाओगे, एग्जामिनर जाएगा, फलान ढंग का, मतलब 9 नगद 13 उधार वाली बात हो जाएगी। समझ आई बात, ठीक है। जैसे अब आगे जो है कि पंचानन, पंचानन मतलब 5 आनन जिसके 5 सिर हैं, तो 5 सिर वाले जो भगवान हैं वो हनुमान जी हैं, तो इस हिसाब से ये बहुब्रीहि भी सही है। लेकिन एग्जाम में जैसा आएगा उस तरीके से भी ध्यान रखना है। षडानन 6 आनन जिसके 6 सिर हैं वो हैं कार्तिकेय जी, और ये बहुब्रीहि का मामला है। अब कहेंगे सर जी तो तब तो सब बहुब्रीहि में चला जाएगा, तो जा सकता है भाई,
एकदम हम साफ साफ आपसे बताए हैं कि आप एक चीज़ समझिएगा, एक शब्द कई प्रकार के समास से संबंधित हो सकता है। तो षडानन दिगु से संबंधित भी हो सकता है और बहुव्रीहि से संबंधित भी हो सकता है। जैसे लास्ट में लिखा सतसई, 700 दोहों का समूह, सतसई है। और अगर वो लिख दे 700 दोहों की रचना है जो बिहारी सतसई, तब यहाँ चल जाएगा बहुव्रीहि समास की बात हो जाएगी। बात समझ में आई? तो मेरे हिसाब से अब द्विगु समास में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, अगर इसके अलावा भी कोई शब्द ऐसा मिलता है जो एग्जाम्पल में ना हो, इतने एग्जाम्पल कराने के बाद अगर इसी एग्जाम्पल में वो ना हो तो आप लिखेंगे, और अगर उसमें डाउट होगा तो मैं क्लियर करता चलूँगा। ठीक है, एकदम साफ साफ आपको समझ में आ गया है कि द्विगु समास क्या होता है। अगर आपको साफ साफ समझ में आ गया तो ठीक है, मिलेंगे अगले वाले सेशन में। अगर चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भेजिएगा। पढ़ते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।